तो चलिए, तो अब तक की कहानी मैं आपके सामने फिर से रखता हूँ। बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ये कहानी है। इसमें लेखक ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पर यह कहानी लिखी हुई है। साथ ही साथ ये आत्मकथात्मक शैली है। आत्मकथात्मक यानी ऑटोबायोग्राफी, यानी लेखक खुद हमें ये कहानी बता रहे हैं अपने बड़े भाई साहब और उनके संबंधों के बारे में। ठीक है। तीसरी बात, महिप यानी राजा होता है बेटा सूरज। महिप का अर्थ राजा होता है। अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, हम रिपीट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। तो वेट एंड वॉच। तो ये आते हम लोग आत्मकथात्मक शैली की लेखक अपने और अपने बड़े भाई साहब के संबंधों के बारे में हमें बता रहा है। तीसरी बात इस कहानी में बताई गई है कि घर में दोनों ही भाई छोटे हैं, लेकिन लेखक का भाई उससे 5 साल बड़ा होने के कारण उसके भी अपने कर्तव्य है छोटे भाई के प्रति। इसलिए उसे आदर्श की शिक्षा देने के लिए, उसे अच्छा ज्ञान देने के लिए, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए वो अपने बचपन से तिरोहित हो जाता है। तिरोहित हो जाता है ना, अपना वो अलग हो जाता है। वो खेलना कूदना छोड़ता है, मैचेस देखने नहीं जाता है, हरदम पढ़ाई करता है। ये सारी बातों का वर्णन इस कहानी में भी आपने देखा है। तो ये तीसरी बात है यहाँ पर। चौथी बात जो प्रेमचंद जी ने यहाँ पर लिखी है कि उन्होंने प्रस्तुत जो शिक्षण व्यवस्था है हमारी, उस पर व्यंग किया है। जो रटन प्रणाली कहते हैं हम लोग, रटन प्रणाली यानी केवल घोकना है, पढ़ना है, आए या ना आए, समझे या ना समझे, केवल रट्टा मारना है। और इसका ही प्रतिनिधित्व बड़े भाई साहब है, इसलिए वो लगातार फेल होते जाते हैं। जो कल आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद काफी बाद में क्वेश्चन आए और लेक्चर डिस्टर्ब हुआ, तो उसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ। और फिर कहानी की शुरुआत करें कि बड़े भाई साहब उस रटन प्रणाली के प्रतिनिधि है, यानी उसके वो लीडर है। क्यों? केवल पढ़ते हैं, हरदम पढ़ते हैं, समझते कुछ नहीं है, रट्टा मारते हैं। और आगे अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैथ का कुछ आए या ना आए, हिस्ट्री का पहला हेनरी है या 8वां हेनरी है, कुछ आए ना आए, लेकिन रट्टा मारकर आपको वो सही लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मार्क मिलेंगे, अन्यथा आपको 0 मिलेगा। तो ये बात बताने के लिए लेखक ने अपने बड़े भाई साहब का चुनाव किया है कि वो रटन प्रणाली के प्रतिनिधित्व है, कि वो केवल रट्टा मारना जानते हैं। इसकी वजह से वो लगातार 2-3 साल फेल होते चले जाते हैं। और दूसरी ओर लेखक है जो मनमौजी है। मनमौजी यानी अपने मन की करने वाला है। वो थोड़े समय के लिए पढ़ता है, जी लगाकर पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन क्लास कक्षा में अव्वल आता है। अगर आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी दोस्तों, तो उसमें भी यही बात बताई है कि उस क्लास में अगर आप देखें तो मशीन की डेफिनेशन पूछी जाती है कि मशीन की डेफिनेशन क्या है। तो वो जो हीरो होता है आमिर खान, वो कहता है कि जो भी अपना काम आसान करे वो मशीन है। लेकिन वो टीचर उस पर गुस्सा होते कि सही डेफिनेशन बताओ, और उसे चौक फेंक कर मारते हैं। और जो दूसरा होता है रट्टा मारने वाला, वो केवल रट्टा मार मार कर उस सारी परिभाषा को, डेफिनेशन की मशीन की डेफिनेशन सर को बता देता है। तो ये जो बात है, इस पर लेखक ने व्यंग किया है कि आपको उस प्रश्न का, उस कहानी का मीनिंग समझ में आना चाहिए, जो अपने जीवन पर लागू हो सके। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि वो उन मूल्यों को, उस वैल्यू को अपने जीवन में आप उतार सके, उसके हिसाब से आप लोग आगे अपना जीवन बिता सके। साहित्य इसीलिए ही होता है कि जिन्हों को मराठी में कहते हैं पुढच्याला ठेस मागचा शहाणा, पुढच्याला ठेस मागचा शहाणा, यानी जो अनुभव उन्होंने आए हैं उनके जीवन में, वो साहित्य में लिखकर हमें बताते हैं कि भैया हमसे ये गलती हुई है, हमने ये किया है, तुम ये मत करो। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई वो दोबारा ना हो, इसलिए इतिहास का अध्ययन होता है कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या सही किया, ये जानने के लिए इतिहास होता है। और साहित्य ये जानने के लिए होता है कि हमें क्या अर्जित करना है, क्या प्राप्त करना है। तो लेखक ने यहाँ पर रटन प्रणाली पर व्यंग किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में 2 ही पात्र हैं, बड़े भाई साहब जो लेखक के बड़े भाई है, और लेखक, और इन दोनों के बीच में 5 साल का अंतर है। लेखक ने कहानी की शुरुआत में ही हमें बता दिया है कि लेखक के भाई साहब 14 साल के हैं और लेखक 9 साल का है। ठीक है, पहले पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जब हमने देखा था तो उसकी शुरुआती लाइन में कहा था कि मेरे भाई साहब का स्वभाव अध्ययनशील है, कि लेखक ने
अपने बड़े भाई साहब की पहली विशेषता हमें बताई कि वो अध्ययनशील है, यानी पढ़ाकू है, हरदम किताबें खोलकर बैठ जाते हैं और दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी किताबों की हाशियों पर या कॉलम पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, एक ही शब्द बार बार अलग अलग हैंडराइटिंग में कॉपी करते हैं, या फिर कभी कभी उन्होंने जो इबारत शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए, यानी लेख, जो उन्होंने कुछ लिखा है उस इबारत यानी एक शैली का, उनको एक लेखक को उनकी नोटबुक में एक लेख मिलता है कि उसमें उन्होंने लिखा था स्मार्ट, श्रीयुक्त, है ना, सिर्फ राधे श्याम, फिर बहुत 1 घंटे के बाद एक आदमी का चित्र बनाया होता है और लेखक कहता है कि ये समझना मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं उनकी जमात में नहीं हूँ, इतनी सोच मुझ में नहीं है। तो लेखक ने अपने बड़े भाई साहब की अध्ययनशीलता के बारे में हमें परिचय कराया। दूसरी बात, जो तीसरा परिचय हमने देखा, तो लेखक ने अपने स्वभाव के बारे में बताया, जो मैंने आपको पहली विशेषताएं भेजी थी लिखकर व्हाट्सएप पर, तो उसमें लेखक ने अपने मनमोजी के बारे में बताया कि 1 घंटे की पढ़ाई करना मेरे लिए पहाड़ है। अगर मैं 1 घंटे भी पढ़ाई करूं तो पहाड़ होना यानी मुश्किल है कि मैं 1 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझसे होगा ही नहीं। मुझे खेलना कूदना, और जैसे उन्हें मौका मिल जाता था वो मैदान पर जाते थे, कंकरों के साथ खेलते, यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के साथ उछल कर खेलना वो खेलते थे, या फिर कागज की तितलियां बनाकर हवा में उड़ाते थे, या फिर फाटक जो होता है हॉस्टल का, छात्रावास का, तो उस पर मोटरसाइकिल खेलते। अगर कोई साथी उन्हें मिल जाए तो फिर पूछो ही मत, वो सारा दिन उसी धूम में मस्ती मचाते थे। और जब वो हॉस्टल की रूम पर लौट कर आते थे तो बड़े भाई साहब रुद्र रूप लेकर उनके सामने खड़े हो जाते थे और बड़े गुस्से से एक ही प्रश्न पूछते थे कि कहाँ थे, है ना। तो हमेशा जब वो हॉस्टल में आते थे तो बड़े भाई साहब का पहला प्रश्न ये था कि तुम कहाँ थे, पढ़ाई कर रहे थे या हॉस्टल के लॉन पर या मैदान पर खेल रहे थे। तो लेखक मौन हो जाता था, अपने बड़े भाई साहब की इज्जत करता था। उनके मन में भी आता था कि काश मैं मेरे भाई साहब को बताओ कि मैं जरा सा बाहर खेलने जा गया था, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लेखक अपने भाई साहब की इज्जत करने की वजह से, आदर करने की वजह से उनको ये बात नहीं कह सका, और फिर बड़े भाई साहब को मौका मिल जाता था और वो उन पर अपना सारा गुस्सा उतार देते। फिर लेखक ने जो अगला पैराग्राफ है इसमें अंग्रेजी भाषा का महत्व का वर्णन किया है कि अंग्रेजी उस जमाने में कितनी महत्वपूर्ण थी, कि वो बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से पढ़ाई करोगे तो तुम पास होना छोड़ दो, ये एरे गेरे नत्तू खेरे का काम नहीं है। अगर मेरे जैसी हरदम भी पढ़ाई की तो एक अक्षर अंग्रेजी का आता है, यस नो का आंसर हम देने के काबिल बनते हैं, और तुम अगर ऐसे खेलकूद कर जिंदगी बर्बाद कर सके तो तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। इससे अच्छा है कि तुम घर चले जाओ, अगर तुम्हें खेलना पसंद है। पिताजी की गाड़ी कमाई यानी खून पसीने की कमाई को तुम बर्बाद मत करो। यहाँ तक हमने कहानी देखी थी और इसके आगे हम लोग अब चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको अब तक की कहानी? वीडियो पॉज हुआ बीच में, रिप्लाई दे 2 मिनट में मुझे। हर यानी बेटा अक्षर, लेटर। यहां तक की कहानी क्लियर? वीडियो पॉज हुआ बीच में, मैं बाद में इसे पोस्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो विपुल, नो मीन्स वीडियो पॉज नहीं हुआ कि लेक्चर समझ में नहीं आया। विपुल, नवले, नहीं, नो सर, ने वीडियो पॉज नहीं हुआ, इसका आंसर में यही समझो ना। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है, ये मानकर मैं चलता हूं। अब हम जो कल पढ़े थे उसे फिर से देखेंगे। ओके,
अब अगला परिच्छेद, मैं हो लताड़। लताड़ यानी डांट फटकार, ये मुहावरा है, लताड़ सुनना यानी डांट फटकार सुनना। तो आप इसे नोटबुक में लिखते चलिए या उसी समय नोटबुक में लिख के। 50 मुहावरे हैं इस कहानी में और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग जब भी मैं इसका अर्थ बताऊँ तो आप नोटबुक में इसे लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा परीक्षा की दृष्टि से। 4 मार्क के लिए मुहावरे हैं, तो इसके लिए यह हमें उपयुक्त होगी। तो लताड़ सुनना यानी डांट फटकार सुनना। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना मैं घर चला जाऊं। तो यहाँ तक हम देखेंगे अब। तो भाई साहब जब वो छोटा भाई खेल कर आता था तो उस पर बरस पड़ते थे, गुस्सा अपना व्यक्त करते थे, उसे डांटते थे, उसकी इज्जत निकालते थे, उसे परीक्षा पद्धति का महत्व समझाते थे, अब सब्जेक्ट कितने इम्पोर्टेंस है इसकी बात समझाते थे, उसकी बुद्धि तक निकालते थे, उसे मूर्ख कहते थे, घोंगा कहा था उन लेखक को उन्होंने। तो ये सारी अपमानजनक बातें सुनकर छोटा भाई के आंसुओं में से आंसू आने लगते। तो ये स्वाभाविक है, मनुष्य का गुणधर्म है ये कि हम लोग किसी से अगर डांट फटकार खाते हैं तो हमें रोना आ जाता है। और लेखक का भी यही हुआ कि वह लताड़ सुनकर यानी डांट फटकार सुनकर वो रोने लगे। जवाब ही क्या था, नहीं उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि अपराध यानी गुनाह मैंने किया है तो लताड़ भी कौन सा है, यानी मुझे ही सहनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं सहेगा मेरे बदले। जो भी बड़े भाई साहब की डांट फटकार है वो केवल मैं ही सह लूंगा। और उन्हें बचाने के लिए हॉस्टल में ना भाई पिता है ना माँ है, तो उनकी लताड़ सुनना, उनका आद्य करते हुए कि जो भी वो कहे वे उन्हें सुनना पड़ता था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। आपके सारे क्वेश्चन के उत्तर में देते हुए जाऊंगा बेटा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश यानी मार्गदर्शन की कला में निपुण यानी प्रवीण थे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे यानी वो मार्गदर्शन करने में अपने उन्हें महारत हासिल थी, ये यहाँ पर हम लोग कह सकते थे। ऐसे ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो लेखक कहते हैं कि मेरे भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे, प्रवीण थे। वो ऐसी ऐसी सुक्ति बांध चलाते, सुक्ति बांध यानी व्यंग्यपूर्ण बातें, तीखी बातें, सुक्ति बांध यानी तीखी बातें या व्यंग्यपूर्ण बातें, यानी जले हुए पर और नमक डालना, जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी को हम लोग जब चिढ़ाते हैं तो उसकी कौन कौन सी बातों के ऊपर हम लोग चिढ़ाते हैं या किस किस बातों पर हम लोग पॉइंट करते हैं। तो ये बात यहाँ पर है कि भाई साहब ऐसी ऐसी जहरीली बातें करते हैं उस गुस्से में कि आंखों में से आंसू आ जाते, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना यानी बहुत दुखी होना, ये भी मुहावरा है। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना यानी बहुत दुखी होना, तो जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो भाई साहब कैसे सुक्ति बांध, ऐसी तीखी बातों है ना, झगड़ा जब होता है तो एक दूसरे को हम कितनी तीखी बातें करते हैं ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों भाई है, सगे भाई है, तो सगे भाई जब लड़ते हैं तो आप लॉकडाउन में इसका अनुभव आप लोगों ने किया होगा कि हम लोग घर में किस तरह से लड़ते हैं। तो ये दोनों उसी तरह प्रकार से लड़े, पढ़ाई को लेकर, पिताजी की गाड़ी कमाई को लेकर, खेलकूद को लेकर। तो बड़े छोटे भाई के लेखक की आंखों में से आंसू आ जाते, उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते, वो निराश महसूस करते और फिर वो एक पल के लिए सोचते कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं, क्यों ना मैं घर चला जाऊं कि ये बड़े भाई साहब ये तो समझने से राज नहीं आएंगे, वो मेरी बात को समझेंगे कि नहीं मैं छोटा हूँ, मुझे खेलना अच्छा लगता है, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपकी उम्र का हूँ तो पढ़ लूंगा, लेकिन ये तो समझेंगे नहीं, ये डांटते रहेंगे। तो बार बार बेइज्जत होने से, बार बार अपमानित होने से अच्छा है कि मैं अपने घर चला जाऊं। अब आगे, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसे हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करो। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझसे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। तो
लेखक अपने भाई के डांट फटकार की वजह से दुखी है, निराश है। और जब हम निराश होते हैं तो मन में बहुत सारे पॉजिटिव विचार भी आते हैं और नकारात्मक बातें भी आते हैं। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी रोज की डांट खाने से अच्छा है, रोज बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। क्यों? ये पढ़ाई तो मुझसे नहीं होगी, मेरे बूते से बाहर। बूता यानी बस, यानी अपने कैपेसिटी के बाहर है, बस यानी बूते से बाहर है। हाथ डालना ये मुहावरा है, तो शुरुआत करना। हाथ डालना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि शुरुआत करना, किसी नए काम की शुरुआत करना। तो ये भी एक मुहावरा है, पिछले साल पूछा गया था, 2 साल पहले। तो हाथ डालना ये मुहावरा है, इसे लिख लीजिए। तो क्यों अपनी जिंदगी में खराब करूं? लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद वो निराशा के बादल फट जाते थे, यानी फिर लेखक निराश होकर बैठ जाता था। फिर नकारात्मक सोच खत्म होने के बाद एक पॉजिटिव सोच शुरू होती है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई देती है। तो यही बात लेखक के यहाँ पर हुई कि जब लेखक घंटे 2 घंटे उस निराशा की अवस्था में चुपचाप उस कमरे में बैठते थे, तो बाद में उनके जो मन में जो निराशा थी, जो दुख था, बड़े भाई के प्रति घृणा थी, तिरस्कार था, अपमानित की भावना थी, है ना, पढ़ाई का जो गुस्सा था, ये सारे निराशा के बादल हट जाते हैं और एक आशा की किरण उनमें आती है और वो इरादा करते हैं। इरादा करना यानी निश्चय करना, संकल्प करना, ये भी मुहावरा है, इरादा करना। तो निश्चय करते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं आगे से जी लगाकर, ये भी मुहावरा है, मन लगाकर, जी लगना है ना, मन लगना है ना, जी लगाकर पढ़ाई करूंगा। तो लेखक ने संकल्प किया कि मैं मेरे भाई साहब के अपमानजनक बातों का ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा और मैं कड़ी मेहनत करूंगा। आज से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा और उस टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई करूंगा और मेरे भाई साहब को मैं बता दूंगा कि मैं हूं और तुम हो। मैं तुम्हारी अपमान बातें सुनने के लिए हॉस्टल में नहीं आया हूं। तो इस इरादे के साथ लेखक ने टाइम टेबल बनाना शुरू किया। अब गुस्सा था, उसके तुरंत बाद टाइम टेबल देखा तो कोई कार्यनीति नहीं, कोई प्लान नहीं, ना आओ देखा ना ताव देखा। लेखक ने टाइम टेबल बनाना शुरू किया और उसके बारे में उन्होंने स्वयं कहा है। क्या कहा है, चलिए देखते हैं। झटपट एक टाइम टेबल बना डाला, है ना, बिना सोचे समझे ताड़ से एक टाइम टेबल बना डाला, है ना। घर में जब हमें कोई डांटता है पढ़ाई कर, तो हम क्या करते हैं, किताब लेते हैं सामने और बैठ जाते हैं, ना आओ देखते हैं ना ताओ, और अपना सिर उसमें, केवल अक्षरों पर आंखें होती, पढ़ते कुछ नहीं। मन में चलता है कि इसका क्या जाता है, मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, मैं देख लूंगा, मुझे आता है, ये कौन मुझे बताने वाला है ना। वही बात लेखक के यहाँ पर हुई। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, झटपट एक टाइम टेबल बना डाला बिना पहले नक्शा यानी स्केच के कि कब क्या करना है ना। अंदाज, नकाशा यानी जो कैसे जाना है, नकाशा हमें मार्ग दिखाता है ना। ये संगमरमर से पुणे जाना है तो हम मैप में देख सकते हैं। तो लेखक ने बिना नकाशा देखे, बिना प्लानिंग किए, बिना कोई स्कीम तैयार की है ना, बिना कोई काम किए, स्कीम यानी योजना, कोई योजना लेखक के पास नहीं थी कि किसी के मदद ले, जो होशियार बच्चे या बड़े भाई साहब की मदद ले, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। कोई स्कीम यानी योजना, स्कीम का अर्थ होता है योजना तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं, टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। अब जो टाइम टेबल, कल ओम ने यह क्वेश्चन पूछा था, टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। अब इतनी डांट फटकार खाई, मद यानी उत्साह, मद शब्द का अर्थ होता है उत्साह। इतनी डांट फटकार खाई, इतने लेखक जलील हुए अपने भाई साहब से। तो इसलिए टाइम टेबल बनाने के जो उनका स्ट्रक्चर था उसमें उन्होंने क्या है, खेल कूद को महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने क्या कहा, टाइम टेबल की खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। टाइम टेबल में उन्होंने खेल के लिए कोई स्थान नहीं दिया। इसका पंक्ति का अर्थ क्या है कि उन्होंने टाइम टेबल बनाते समय अपने खेलने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया। मद बिल्कुल उड़ जाना यानी निराशा हुई, क्या भी नहीं खेलेंगे हम लोग। तो ये बात यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं। अब लेखक ने अपना टाइम टेबल बनाया कि उन्होंने क्या क्या योजना बनाई टाइम टेबल बनाने के लिए। तो उन्होंने प्रातः काल 6 बजे उठना। तो कितने बजे उठने वाले हैं, 6 बजे उठने वाले। उन्होंने टाइम टेबल में पहले से लिखा कि मैं 6 बजे उठूंगा।
मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। तो सुबह उठने के बाद हमारी प्रातः विधि होती है, जैसे नहाना, शौचालय जाना, हाथ मुंह धोना, नाश्ता वगैरह करना, है ना। खाली पेट भजन ना हो। मैंने आपको कक्षा में भी कहा है कि सुबह नाश्ता हमें ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए, तभी जाकर पढ़ाई में मन लगता है ना। दोनों नाश्ता भी यहाँ पर कर लिया है। फिर 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 से 8 बजे तक सुबह वो क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कठिन सब्जेक्ट है ना। बड़े भाई साहब ने अंग्रेजी की महिमा हमें ऊपर की परिचय में बताया कि अंग्रेजी कितनी कठिन है। तो इसलिए सुबह जो भी पढ़ाई करें आप लोग, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसे पढ़ें, क्योंकि दिमाग शांत रहता है, कोई ख्याल दिमाग में नहीं आता है, पढ़ाई अच्छे से होती है। तो लेखक ने इसकी वजह से अंग्रेजी विषय सबसे पहले लिया। मैंने आपको कई बार कहा है कि जो भी कठिन सब्जेक्ट हो सुबह पढ़ो, जितना भी पढ़ना है। जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 2-3 घंटे पढ़ो, वापस सो जाओ, लेकिन सुबह का पढ़ा हुआ दिन भर याद रहता है। तो लेखक ने भी यही किया कि सुबह 6 से 8 बजे तक वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, 8 से 9 तक हिसाब यानी मैथ की वो पढ़ाई करेंगे, 9 से 9:30 तक इतिहास। अभी आधे घंटे का समय, मैथ आसान होगा शायद उनके लिए, इंग्लिश कठिन सब्जेक्ट था उस ज़माने में, तो इसलिए लेखक ने उसके लिए 2 घंटे। उसके बाद हिसाब के लिए 8 से 9 1 घंटा, फिर 9 से 9:30 तक हिस्ट्री यानी आधा घंटे वो हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर भोजन यानी स्कूल जाने के लिए, हॉस्टल में रहते थे तो स्कूल जाने से पहले भोजन मिलता है ना। तो उन्होंने खाना खाकर वो स्कूल चले गए। अब स्कूल उनकी 3:30 बजे तक थी, तो वो स्कूल से आने के बाद, तुरंत आने के बाद क्या करते, देखो 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम यानी रिलैक्सेशन, क्योंकि 5 टीचर होते हैं, आपको पढ़ाते हैं, अलग अलग बातें करते, तो ये दिमाग थक जाता है ना। ये मशीन है हमारी, और इसके लिए आराम भी इसके लिए बहुत ज़रूरी। इसलिए बड़े भाई साहब वो चिड़िया बनाते थे, कुत्तों का चित्र बनाते थे, या अलग अलग चीज़ें बनाकर अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करते थे। तो लेखक ने यहाँ पर वो न करके वो रिलैक्स करेंगे ने सो जाएंगे। तो स्कूल से आने के बाद आधा घंटे वो आराम करेंगे। 4 से 5 तक भूगोल पढ़ेंगे यानी ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे वो 4 से 5 बजे तक। 5 से 6 तक ग्रामर, तो इंग्लिश का वो ग्रामर या किसी भी भाषा का ग्रामर हो उस ग्रामर को वो पढ़ेंगे। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, आधा घंटे। देखो यानी जो बच्चा खेलकूद की भेंट चढ़ जाता है या पूरा दिन मैदान पर गुजरता है, वो केवल आधा घंटा, इट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल कि उन्होंने आधा घंटा केवल टहलना है, देखना नहीं है, खेलना नहीं है, केवल हॉस्टल के सामने वो टहलेंगे और बच्चों को खेलते हुए देखेंगे, लेकिन उनमें खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशंस, तो फिर से अंग्रेजी की तरफ वो आए हैं कि 6:30 से 7 तक वो अंग्रेजी कंपोजिशन पढ़ेंगे, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद एंड ट्रांसलेशन, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की वो पढ़ाई करेंगे, कि उस जमाने में ये सब्जेक्ट होता था, अनुवाद ट्रांसलेशन, एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करना, यानी अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना। और 9 से 10 तक हिंदी पढ़ेंगे, 10 से 11 तक विविध विषय, यानी जो भी टीचर ने होमवर्क दिया होगा, विविध विषय का अर्थ यही होता है कि क्लास कक्षा में जो भी होमवर्क दिया गया उसे वो कंप्लीट करे, और फिर विश्राम, और फिर वो सो जाते। तो इस तरह से उन्होंने टाइम टेबल बनाया। दोस्तों, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बड़े भाई साहब की डांट फटकार का छोटे भाई पर क्या असर पड़ा, तो आपको ये टाइम टेबल वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कहानी? यहाँ तक कहानी क्लियर है? या और कोई शब्द नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, चलिए अब टाइम टेबल बना लिया है, वो दीवार पर भी है, हर विषय का प्लानिंग है उसमें। सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक लेखक को क्या क्या करना है इसका सारा विवरण। खेलने के लिए
इतनी भी जगह उन्होंने उसमें नहीं रखी। अब आगे उस टाइम टेबल के हिसाब से काम करना पड़ता है ना। करना कहनी और कथनी में अंतर है। यहाँ पर हम भी लोग कहते एक है और करते एक है, प्रॉमिस करते हैं एक और निभाते हैं एक। तो यहाँ पर भी यही बात लागू हुई कि लेखक ने अपने आप से खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं मेरे बड़े भाई साहब को दिखा दूंगा कि मैं भी कम नहीं हूँ, लेकिन टाइम टेबल तो बना लिया, आओ मैं आकर, ताओ में आकर। अब उसके हिसाब से पढ़ाई करनी अनिवार्य थी, लेकिन लेखक से वो पढ़ाई नहीं हुई। क्या हुआ चलिए देखते। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है। लेखक स्वयं कहते कि टाइम टेबल बनाना एक बात है। भैया कोई भी बना सकता है, टाइम टेबल बनाने में क्या लगता है, बनाना है, लगाना है, लगा दिया, आएगा कोई देखेगा, लेकिन उससे हिसाब से कार्यवाही नहीं हुई। तो टाइम टेबल बनाना एक बात है, उस पर अमल यानी का अमल करना यानी कार्यवाही करना, यानी उसके योजना के हिसाब से काम करना, अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई। यानी जब मैंने टाइम टेबल बनाया, जब भैया ने डांटा, मुझे फटकारा, तो मैंने गुस्से में आकर बाद में टाइम टेबल बनाया। तो उस टाइम टेबल को मैंने बना तो लिया, लेकिन पहले ही दिन से उसकी शुरुआत करनी थी, तो उसकी अवहेलना शुरू हो गई। अवहेलना यानी उसका तिरस्कार करना शुरू किया मैंने, उसको दुर्लक्ष्य कहेंगे हम लोग उसको। तिरस्कार करना है, मराठी में आता है ये शब्द, दुर्लक्ष्य करना, नजरअंदाज करना। तो उसके नजरअंदाज करना लेखक ने उसे शुरू किया। मैदान की वो सुखद हरियाली, क्यों, क्या कारण था टाइम टेबल को नजरअंदाज करने का या उसका अवहेलना करने की? को लेखक को मैदान की हरियाली बुला रही थी, क्योंकि हमने पहले परिच्छेद में देखा था कि लेखक को खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो उसके वजह से लेखक को मैदान की हरियाली उन्हें बुला रही थी। तो क्या हुआ कि मैदान की वो सुखद यानी आराम देने वाली, जो बच्चे में जो चीज में आपको मजा आए वही चीज करनी चाहिए। लेखक इस बात की ओर हमें आकर्षित कर रहे हैं कि वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके। तो लेखक को कौन बुला रहा था? तो मैदान की सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के छू लेने वाले झोंके लेखक को बुला रहे थे कि भैया आओ क्रिकेट खेलने के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए। सॉरी, क्रिकेट बीच में आया। फुटबॉल की वो उछल कूद है ना, फुटबॉल की वो उछल कूद यानी बॉल के पीछे भागना, एक को चकमा देकर वो बॉल उससे लेकर दूसरे को और पास करना, तो वो फुटबॉल की उछल कूद। कबड्डी के वो दाव पेच, कबड्डी खेलते हुए आप लोगों ने भी कबड्डी खेली लॉन पर, है ना, तो वो कबड्डी के वो दाव पेच। वॉलीबॉल की वह तेजी, वॉलीबॉल भी हम लोगों ने खेला है। और स्फूर्ति यानी जोश। मुझे अज्ञात यानी अनचाही, अज्ञात यानी बिना जान के, अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। तो लेखक को मैदान की हरियाली बुला रही थी, वो हल्के हल्के झोंके बुला रहे थे, फुटबॉल कबड्डी के दाव पेच, वॉलीबॉल का वो जोश, है ना। तो वो अज्ञात यानी अनचाही बात लेखक के मन में आती है ना। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं और हमारे सामने अगर हमारी अब अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करने बैठे हैं और आपकी कोई मनपसंद सीरियल चली और उसके टाइटल सॉन्ग बजा, तो आपके मन में क्या आता है? पढ़ाई बाद में, पहले सीरियल देखें। तो यही बात यहाँ पर लेखक के लिए हुई कि जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठते तो मैदान की हरियाली, वो फुटबॉल की आवाज़, वो कबड्डी की दाव पेच, वो वॉलीबॉल की बात, उस उत्साह उन्हें कहता कि आया पढ़ाई बाद में करेंगे, तू खेलने आ। और वो मैदान पर चले जाते और जैसे वो मैदान पर चले जाते तो उन्हें बनाया हुआ टाइम टेबल वो भूल जाते हैं, बड़े भाई साहब की डांट फटकार भूल जाते हैं और खेलने में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि वो खेल प्रेमी थे। तो ये बात यहाँ पर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फोड़ पुस्तकें किसे याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। तो देखिए खेलकर आने के बाद क्या होता था, तो लेखक कह रहे कि वो जानलेवा टाइम टेबल बनाया था मैंने। अब जिसमें जो लड़का 12-12 घंटे खेलना चाहता था वो अगर 12-12 घंटे पढ़ाई करे तो उसके लिए वो जानलेवा है यानी मुसीबत है। जानलेवा यानी मुसीबत साबित हुआ। वो आंखें फोड़ना, कई घंटों तक वो किताबें के अक्षर आंखें बड़ी बड़ी करके देखना, तो वो जानलेवा लेखक को मालूम होता है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा। और फिर क्या होता था, बड़े भाई साहब को मौका मिल जाता था
क्या मौका मिल जाता था कि उन्हें डांटने फटकारने का। अब यहाँ पर नसीहत यानी मार्गदर्शन यानी उपदेश देना, नसीहत शब्द का अर्थ होता है उपदेश देना, और फजीयत यानी उपेक्षा करना। तो फिर से वही बातें है ना, मराठी में पहले पाड़े 55, फिर से वही बातें, फिर वो लेखक के बड़े भाई साहब का रुद्र रूप, फिर वो डांट फटकार, फिर लेखक का खामोश रहना, अपना अपराध स्वीकार करना, फिर रोना, ये चलता ही रहता है कि लेखक टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं करते थे, उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं करते थे, और ये देख बड़े भाई साहब उन पर गुस्सा करते थे, फिर उन्हें नसीहत यानी उपदेश देने लग जाते, उनकी फजीयत यानी फिर से उनकी उपेक्षा, उनका अपमान करते, है ना। अवसर यानी मौका, अवसर मिलना यानी मौका मिलता उनको। मैं उनके साये से भागता। तो लेखक अब क्या करने लगे कि टाइम टेबल के हिसाब से उनकी पढ़ाई तो नहीं हो रही है, तो लेखक अपने बड़े भाई साहब को देखते ही इनके साये यानी परछाई, उनकी परछाई से भी, अगर उन्हें मालूम हो कि बड़े भाई साहब यहाँ है तो उनको उनके पीछे से वो निकल कर जाते, तो उनके साये से वो भागने लगे। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। तो लेखक कह रहे थे कि मैं उनके आंखों के सामने नहीं आता था, मैं उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करना। चेष्टा करना यानी प्रयत्न करना, ये भी मुहावरा है कि चेष्टा करना यानी प्रयत्न करना। तो चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर न हो। तो लेखक ये भी बात बता रहा है कि मैं कमरे में इस तरह दबे पाव आता। दबे पाव आना ये भी मुहावरा है, चुपचाप आना। दबे पाव आना यानी चुपचाप आना, कि कमरे में मैं इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें कोई खबर या भनक नहीं मिलती, और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर बैठ जाते। अब उनकी नजर मेरी ओर उठी, है ना। अगर लेखक के बड़े भाई की नजर उनकी ओर, उन्होंने बड़े छोटे भाई को देखा आते हुए, तो फिर पूछो ही मत, उनकी खरड़पट्टी शुरू हो जाती। उठी और मेरे प्राण निकले। अब प्राण निकलने या ना डर जाना, प्राण निकलना ये भी मुहावरा है कि लेखक को डर लगने लगता है, कि लेखक के बड़े भाई साहब जब लेखक की ओर देखते गुस्से से तो उनके प्राण निकल जाते, यानी वो डर जाते थे। अब आगे, हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार, नंगी तलवार यानी संकट के बादल, हमेशा परेशानी, युद्ध के लिए तैयार, नहीं सॉरी, नंगी तलवार यानी हमेशा समस्या उनके सिर पर मंडराती रहती कि कब मेरे बड़े भाई साहब मुझे देखे और कब मुझसे झगड़ा करे। तो नंगी तलवार का अर्थ होता है समस्या, हरदम वो समस्या से घिरे रहते। फिर भी जैसे मौत के और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटाक कर और गुटकियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। तो लेखक अब एक तत्व की बात कह रहे हैं, यहाँ पर अध्यात्म की बात की ओर से हमें बताना, दृष्टांत दे से कहना चाहते हैं, फिलोसॉफी जिसे हम लोग कहेंगे, कि जिस तरह आदमी मौत यानी मरने और विपत्ति यानी संकट के बीच अपने परिजनों के बीच रहता है ना। आप बीच के आदमी के मोह माया के बंधन से वो नहीं छूटता कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मोह माया के बंधन में फंसता है। उसी प्रकार लेखक कह रहे हैं कि इतनी फटकार खाने के बाद, इतनी मार खाने के बाद भी मैं अपने खेलकूद से तिरस्कार नहीं कर सका, यानी वो खेलकूद मुझसे दूर नहीं हो रहा है। चाहे बड़े भाई साहब मुझे अपमानित करे, मुझे डांटे फटकारे या मेरी इज्जत निकाले, लेकिन मैं खेले बिगड़ नहीं रहूँगा, मैं खेलूंगा ही, ये यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? वीडियो पॉज हुई बीच में, रिप्लाई दे। यहाँ तक की कहानी क्लियर? अब आगे चलते, यहाँ पर कहानी का एक भाग खत्म होता है कि लेखक और लेखक के भाई साहब के बीच का जो संबंध है,
इस कहानी में पहला प्रसंग है कि लेखक ने अपने भाई और उसके संबंध में, उनकी पढ़ाई और उनके स्वभाव के बारे में थोड़ी सी बातें हमें यहाँ पर बताई। अब दूसरा भाग शुरू होता है जो सालाना इम्तिहान यानी हमारी जो फाइनल एग्जाम है उसके बाद की बात है। अब चले लेखक और उसके बाद लेखक के भाई साहब के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है ये हम लोग देखते हैं। सालाना इम्तिहान हुआ यानी वार्षिक परीक्षा जिसे हम लोग कहते हैं, एनुअल एग्जाम जिसे हम लोग कहते हैं। तो सालाना इम्तिहान हुए यानी दोनों भाइयों ने एक कक्षा में दूसरी कक्षा में जाने के लिए जो एग्ज़ाम की ली जाती है स्कूल की ओर से वो दी। तो सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। अब दुख की बात है कि बड़े भाई साहब जो नसीहत देते हैं, जो हरदम पढ़ाई करते हैं, वो फेल हो गए। और दूसरी ओर क्या हुआ, मैं पास हो गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं भैया पप्पू पास हो गया है ना, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब वो दर्जे में प्रथम आया यानी अपनी कक्षा में वो अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रहा। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे और उनके बीच यानी लेखक और लेखक के भाई साहब के बीच कितने साल का अंतर रहा, 2 साल का अंतर रहा। अब 1 साल तो फिर से फेल हुए, 3 दर्जे का अंतर था यानी 3 कक्षाओं का अंतर था, लेकिन 1 साल लेखक पास होने की वजह से वो अंतर कितने में आया, 2 साल पर आया। तो अब उनके और मेरे बीच में केवल 2 साल का अंतर आ गया। जी में आया, जी में आना यानी मन में आया कि जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथ लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए मैं मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। तो लेखक के जी में आया कि लेखक बड़े भाई साहब को आड़े हाथ लूं। आड़े हाथ लेना यानी डांट फटकारना, ये भी मुहावरा है, आड़े हाथ लेना यानी डांट फटकारना। तो लेखक के मन में आया कि मैं अपने बड़े भाई साहब के ऊपर आप गुस्सा निकालूं, जो मुझे हर रोज नसीहत सुनाते थे, मुझे उपदेश करते थे, मुझको मेरे ऊपर सुक्ति बांध चलाते थे, तीखी तीखी बातें करते थे। तो अब मुझे मौका मिला है ना, समय सबका आता है। तो यहाँ पर लेखक का समय आया है कि मैं फर्स्ट आया हूँ अपनी कक्षा में और भाई साहब फेल हुए हैं। तो उनको जी में आता है कि उन्हें आड़े हाथ लूँ, उनको खूब डांटूं फटकारूं, जब वो मुझे डांटते हैं उसी की तरह मैं उनको डांटूं कि आपकी पढ़ाई कहाँ गई, आप क्यों नहीं पास हुए। लेकिन कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या यानी कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत, क्योंकि वो हरदम पढ़ाई करते थे है ना। तो कहाँ गई, मुझे देखिए, लेखक कह रहा है कि मुझे देखिए, मैं खेला भी कूदा भी और कक्षा में अव्वल आया, मेरे अपनी कक्षा में फर्स्ट आया भी हूँ। लेकिन अब लेखक कह रहे हैं, ये मन में चल रहा है लेखक ने बड़े भाई साहब से नहीं कहा। अब लेखक कह रहा है कि लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छेड़ने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। तो लेखक भावनाशील थे, संस्कारी थे, तो उन्होंने देखा कि अरे मेरा बड़ा भाई साहब तो बहुत दुखी है, वो उदास है, निराश, उदास होना यानी निराश है। तो अगर इस समय में उनको डांटूं फटकारूं तो वो और दुखी हो गए है ना। पहले से ही वो कक्षा में फेल हुए, फिर से तो टीचर के सामने, दोस्तों के सामने से वैसे भी वो अपमानित हुए। अगर अब छोटा भाई भी डांट दे तो और उन्हें अपमान महसूस होगा। तो लेखक ने यह सोचकर कहा कि नहीं, मैं मेरे बड़े भाई साहब को अब नहीं डांटूंगा। अब उनके घाव पर नमक छिड़ने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ता है। घाव पर नमक छिड़ना यानी समस्या को और कुरेदना है ना। कसं लागलं हम पूछते मराठी में, उसे लगा है, जानते हैं, फिर भी हम लाकर शाइनिंग करते, कैसे लगा बेटा बेटा, और बाप रे ऐसा लगा। तो ये जो होता है ये घाव पर नमक डालने जैसा होता है ना। तो लेखक ने ये करना लज्जास्पद जान पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमारा भाई ये क्या कुछ भी हो जाए, वो मुझे डांटे फटकारे, लेकिन मैं उन्हें ये ऐसे प्रश्न पूछकर और दुखित नहीं करना चाहूंगा। अब आगे, हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्ममान भी बढ़ा। इसके विरुद्ध अब क्या हुआ, बड़े भाई साहब तो फेल हुए, लेखक पास हुए, छोटा है, और बच्चों में थोड़ा सा ईगो जिसे हम लोग कहते हैं वो हर आप में भी है, मुझ में भी, हर एक में होता है। तो यहाँ पर लेखक उसी की ओर हमें लेकर चल रहा है कि इससे क्या हुआ कि मेरे भाई साहब फेल हुए
मैं पास हुआ, तो इसमें मेरे नजरों में मेरा आत्मसम्मान कहा गया और अभिमान मुझ में बढ़ा कि मैं फर्स्ट हूँ। अब बड़े भाई साहब मुझे डांट नहीं सकते, तो इसकी वजह से आत्मसम्मान बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। रोब यानी वो अधिकार, रोब का अर्थ होता है अधिकार, छवि। अब लेखक के मन पर नहीं रहे कि अब मेरे भाई साहब मुझे डांट नहीं सकते, उन्हें वो अधिकार नहीं रहा। डांटने का अधिकार उसे ही जो कुछ करके दिखा है। अब लेखक के बड़े भाई साहब तो फेल हुए, इसकी वजह से वो उसे डांट नहीं सकते, है ना। आप भी अगर आपके छोटे भाई को कहेंगे पढ़ाई कर और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। वो कहेगा तू कर पहले, फिर मैं करूंगा। तो पहले आपको करना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे, तब आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपके साथ पढ़ाई कर बैठेंगी, है ना। वो मराठी में कहावत है, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण स्वतः कोरडे पाषाण। तो यहाँ पर लेखक का बड़े भाई का रोब नहीं रहा, क्योंकि वो फेल हुए थे और ये फर्स्ट आया था। तो लेखक ने ये समझ लिया कि अब भाई मुझे डांटेगा नहीं, और उसके हिसाब से लेखक अब अपना काम करने लगे। अब कहा गया भाई, हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं आजादी से यानी स्वतंत्र, आजादी यानी स्वतंत्रता से शरीक यानी शामिल होना, शरीक होना यानी शामिल होना। तो लेखक आजादी से खेलने के लिए मैदान पर जाने लगे। दिल मजबूत था, दिल लेखक का मजबूत था, यस मैं कुछ भी करूं, मैं फर्स्ट आ सकता हूं, मेरा बड़ा भाई साहब मुझे आप डांटेगा नहीं। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत, लेखक कह रहे हैं अभी मन में उन्होंने इरादा कर लिया था कि अगर बड़े भाई साहब ने मुझे फिर से डांटा, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे फिर से डांटा, तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने उसका प्लान बना कर रखा था मन में, क्या करेंगे। तो वो हमें बता रहे हैं कि अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत यानी उपेक्षा की, तो साफ साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। तो लेखक ने पहले डायलॉग तय करके रखा था, है ना। हम भी ऐसा प्लान करते कि अगर इसने मुझे कुछ बोला ना, मैं उसे ये शब्द कहूंगा। तो लेखक ने भी वो शब्द बना कर रखे थे कि अगर मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे फिर से कहा कि खेलने मत जा, पढ़ाई कर, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपने कौन सा तीर मार लिया है। तीर मारना यानी बड़ा काम करना, है ना। तीर मारना यानी बड़ा काम करना, ये मुहावरा है। तीर मारना यानी बड़ा काम करना। तो लेखक कहता है कि आपने खून जलाना यानी कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत से, ये भी मुहावरा है। इसका अर्थ हमने पहले देख चुका है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि कड़ी मेहनत करके कौन सा तीर मारा आपने, कहाँ पास हुए, आप तो फेल ही हुए, तो आपको यह अधिकार नहीं है मुझे डांटने का। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, मैं तो खेला भी कूदा भी और अपने दर्जे में फर्स्ट हूं, इसलिए आपको यह अधिकार नहीं है। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। तो लेखक कह रहा है कि मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं उनके मुंह पर उन्हें जवाब दे सकूं, क्योंकि लेखक संस्कारी थे। लेकिन हेकड़ी यानी अकड़ कर चलते ना, ईगो में हम लोग मैं हूं, तो ये अकड़ लेखक में थी। तो हेकड़ी जताने का साहस मुझ में न था। लेखक कह रहा है कि मुझे अकड़ना या मुझे मैं हूँ ये दिखाने का साहस मुझ में नहीं था, लेकिन मेरे बर्ताव से, है ना, मेरे रंग ढंग से, यानी मैं उनके साथ जो पेश आता था, मेरा जो बड़े भाई साहब के साथ जो पास होने के बाद जो व्यवहार था वो बदल चुका है। अब मैं उनसे बता रहा हूँ कि तुम फेल हुए हो, तुम मुझे डांट नहीं सकते, मैं फर्स्ट आया हूँ, जो मैं चाहूँ मैं करूंगा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे डांटने का। ठीक है। इसलिए जताने का रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। आतंक यानी वो हुकूमत मुझ पर नहीं थी। भाई साहब ने उसे भाप लिया, भाप लेना यानी जान लेना। भाई साहब ने उसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, यानी स्वाभाविक बुद्धि। सहज बुद्धि यानी स्वाभाविक बुद्धि बहुत तीव्र थी
और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गिल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती, इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। तो लेखक ने अपने बर्ताव से बड़े भाई साहब को ये बात बता दी कि तुम्हारी हुकूमत या तुम्हारा रोब अब मुझ पर नहीं चलेगा, मैं जो चाहूँ मेरे मन की करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। और बड़े भाई साहब ने भी इस बात को जान लिया था कि छोटा भाई अब उनका आदर नहीं कर रहा है, उनकी बातें नहीं सुन रहा है। लेकिन एक दिन लेखक कह रहे थे कि मैं भोर का यानी सुबह का जब खेलने चला गया मैदान पर और जब शाम को घर पर लौटा, हॉस्टल पर लौटा, तो बड़े भाई साहब ने मुझे पकड़ लिया, आड़े हाथ लिया और वो मुझ पर टूट पड़ना यानी बरस पड़ना यानी गुस्सा हुआ। और उन्होंने कहा कि तुम्हें दिमाग हो गया है, दिमाग होना यानी अहंकार हुआ। तो लेखक के भाई साहब ने लेखक को पकड़ा और उन्हें डांट फटकारना शुरू किया। और उन्होंने क्या कहा कि इस साल तुम फर्स्ट आ गए, कक्षा में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, तुम इस साल केवल पहले ही साल में कक्षा में फर्स्ट आए हो, इसके कारण तुम अहंकार करने लगे हो, अपने आप की करने, अपने मन की करने लगे हो, ये गलत है। भाईजान यानी भाईजान ने जो जान से प्यारा होता है उसे वो भाईजान कहते हैं ना। अपने छोटे भाई से लेखक का बड़ा भाई बहुत प्रेम करता था, स्नेह करता था, इसलिए वो उसे कहते कि भाईजान तुम संभल जाओ, अहंकार करना, ईगो में रहना गलत है, तुम इससे बाहर आओ। भाईजान घमंड यानी अहंकार तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। भाई साहब तो क्या बता रहा है बड़ा भाई साहब कि घमंड अहंकार बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, इस अहंकार को छोड़ दो, इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यो ही पड़ गए, महज इतिहास पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। तो लेखक अपने बड़े भाई साहब को समझा रहे हैं कि अहंकार करना, अभिमान करना गलत है, कि इसे जीवन बर्बाद हो जाता है ना। ईगो में रहने से कोई किसी का नहीं होता है, वो आदमी अकेला पड़ जाता है, कि ईगो में मत रहना। ये छोटा भाई को बड़े भाई साहब समझा रहे कि भैया देख, ईगो मत कर, तूने इतिहास में रावण का हाल पढ़ा ही होगा, आपने भी पढ़ा है, रामायण देखी है हम लोगों ने, 6th स्टैंडर्ड में हमें रामायण भी था। तो रावण ने अहंकार किया दोस्तों, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, त्रिलोक विजय रावण था, स्वर्ग जीता था, पाताल जीता था, पृथ्वी पर उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं था दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ भक्त था भगवान शंकर का वो, और त्रिलोक विजयी था। लेकिन उसने अहंकार किया कि मैं हूँ, बाकी मेरे सामने कोई नहीं है, तो उसका सर्वनाश हुआ। एक साधारण मनुष्य है ना, जिन्होंने अपने शत्रु को तुच्छ समझा दोस्तों, राम और वानरों की सेना को रावण ने तुच्छ समझा, और इसके चलते उसके अहंकार की शिकस्त खानी पड़ी, वहां पर वो मारा गया दोस्तों। अगर थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब रावण को राम ने मारा और जब रावण अंतिम सांस ले रहा था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि जा, इस धरती से एक बहुत बड़ा ज्ञानी विदा लेने जा रहा है, उससे कुछ नसीहत सीख, यानी ज्ञान की बातें सीख। जब लक्ष्मण रावण के मूर्तिशैया पर जो रावण था उसके सामने जाते हैं, तो वो सिर के सामने खड़े होते हैं, सिर के, तो रावण कुछ भी नहीं बोला। लक्ष्मण वापस आते हैं और राम से कहते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं बोला। तो वो राम कहते हैं कि जब किसी से ज्ञान लेना हो तो नम्र भाव होना चाहिए। ये रावण के चरित्र से हमें सीखना चाहिए दोस्तों, कि नम्र भाव होना चाहिए, तुम उनके पैरों की तरफ खड़े रहना। जब वो लक्ष्मण वापस जाते हैं और रावण के पैरों के सामने खड़े होते हैं, तब रावण ने उन्हें 3 बातें बताई। वो 3 बातें कौन सी थी दोस्तों? कि कभी भी अच्छा काम करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, यानी जो भी आप अच्छा काम करें उसकी शुरुआत उसी समय करनी चाहिए, किसकी राह नहीं देखनी चाहिए। दूसरी बात, अपने शत्रु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, अपने शत्रु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात, अपना रहस्य
यानी अपना राज, अपनी कमजोर बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, जिससे सर्वनाश होता है। क्योंकि विभीषण को मालूम था कि रावण कैसे मरेगा, तो वो राज उन्हें राम को बताया और उससे चलते रावण की मृत्यु हुई। तो अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए और उसी के साथ जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अहंकार किया इसलिए वो मारा गया दोस्तों, है ना। मराठी में कहते गर्वाचे घर खाली। तो इसलिए अपना बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को ये समझ दे रहे, सीख दे रहे, दिल से कह रहे और गुस्से से कह रहे। शायद उनकी बात करने का तरीका अलग हो, लेकिन छोटे भाई के प्रति उनका भी प्रेम है। वो अपने भाई को इस गलत मार्गों पर जाने से बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि बेटा, रावण के चरित्र से तुमने क्या पढ़ा, क्या उपदेश सीखा। उपदेश यानी ज्ञान प्राप्त किया, या यो ही पढ़ गए, या यो ही पढ़ना है इसलिए पढ़ा है, बिल्कुल नहीं। हमें उससे कुछ तभी सीखना चाहिए। ये बात असल में उन्होंने शिक्षा के ऊपर व्यंग की है कि हम जो भी पढ़ाई करें उससे हमारे जीवन के लिए कुछ बातें होती है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। और बड़े भाई साहब छोटे भाई के लिए यही बात बता रहे हैं कि हम जो भी साहित्य पढ़े या जो भी चरित्र पढ़े या किसी भी पुस्तक को पढ़े, तो उसमें से कुछ बातें हमारे जीवन में हमें उतारनी चाहिए। केवल पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। यहाँ पर लेखक के बड़े भाई अपने छोटे भाई को ये समझा रहे हैं। महज इतिहास पास कर लेना कोई चीज नहीं है ना। लेखक का बड़ा भाई कह रहा है कि महज यानी आसानी से इतिहास पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी करेगा। लेकिन असल चीज यानी असली बात, अरे अगर सच्ची सीख है तो वो क्या है दोस्त, बुद्धि का विकास है। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब बहुत बड़ी बात अपने छोटे भाई को बता रहे हैं कि अगर इतिहास पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर हमने अपनी बुद्धि का विकास यानी अपने टैलेंट को नहीं बढ़ाया तो हम कुछ भी नहीं सीखे, हम कुछ भी नहीं सीखे। तो यहाँ पर लेखक ने, बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को ये बात समझाई है कि हमें अपने बुद्धि का विकास करना है। अपने जो भी पढ़ा है उसे अपने जीवन में उतारो। मेरे लिए है ये, जो भी पढ़ूंगा ये मेरे लिए, मुझसे इससे सीख लेनी है। तो इसलिए बड़ा भाई साहब गुस्से में कहना क्यों हो, अपने छोटे भाई को ये समझा रहा है कि भैया पढ़ाई पर फोकस कर, ईगो मत कर, अहंकार मत कर, घमंड मत कर, इससे चलते तू बर्बाद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। देखो ये बात बहुत बड़ी है कि जो भी आप पढ़े उसका अभिप्राय, मीनिंग समझो। अभिप्राय यानी मीनिंग, कि इस कहानी में या इस सेंटेंस में इससे हमें क्या सीखना है। बिना मीनिंग के अगर आप पढ़ते रहेंगे तो केवल रट्टा मारेंगे और परीक्षा के वक्त वो भूल जाएंगे। तो उसका मीनिंग समझो कि हमें इससे क्या समझना है, उसका निचोड़ निकालो। निचोड़ यानी उसका सार, यानी केंद्रीय भाव एनालिस करो कि इससे मुझ में ये बात याद रखनी है। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को ये समझा रहे थे। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। तो उसने कहा है कि रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल का यानी पूरे धरती का स्वामी था। भूमंडल यानी धरती का वो स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती यानी उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। उसकी परख, इतना वो बलशाली था, केवल अहंकार के मारे वो खत्म हुआ। आजकल अंग्रेजी राज्य है ना, ये कहानी हमने कई लेखक के परिचय में देखा था कि अंग्रेज भारत में थे। तो ये आजकल अंग्रेजों का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते क्योंकि वो धूर्त थे। अंग्रेज धूर्त थे, खुद झूठ बोलकर भारत में व्यापारी बनकर आए थे, तो उन्हें हम लोग चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य यानी साम्राज्य, आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन यानी स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप यानी राजा उसे कर देते थे। तो वो कह रहे थे कि आज हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य है, लेकिन बहुत सारे देशों में अंग्रेजों का आधिपत्य साम्राज्य नहीं है, वो स्वतंत्र है। लेकिन लेखक पूरे विश्व पर अंग्रेजों की सत्ता की यहाँ पर बात करें कि आज
सब जगह पर अंग्रेजों का राज है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं कि वो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, जो अंग्रेजों की गुलाम नहीं है। लेकिन उस जमाने में रावण ऐसा नहीं था। रावण भूमंडल का स्वामी था, यानी सारे राजा महिप यानी राजा उसका आदर करते थे और उसे कर यानी इंटरेस्ट, ब्याज है ना, सूद की रकम देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, है ना। उन्हें सारे ग्रहों को जीत लिया था, स्वर्ग को जीत लिया था, इंद्र को परास्त किया था, तो सारे देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी का देवता उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाश नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। तो लेखक कह रहा है कि इतना बड़ा चक्रवर्ती था, भूमंडल का स्वामी था, देव देवता उसके गुलाम थे, सारे ग्रह 9 ग्रह उसके दास थे। दोस्तों अगर आपने रामायण देखी होगी तो वहां पर जो उसके सिंहासन के नीचे शनि भगवान की मूर्ति थी, तो उसके दरबार में सब 9 ग्रह को उन्होंने गुलाम करके रखा था। वो किसी से भी पराजित नहीं हुआ, केवल उसने घमंड किया दोस्तों, अहंकार किया, और उसके चलते हम त्रिलोक विजयी रावण है, मुझे कौन मार सकता है, ये केवल एक बात, एक घमंड की बात ने उसका सर्वनाश कर दिया। उसे चुल्लू भर यानी थोड़ा सा पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला दोस्तों। इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ये अपना बड़ा भाई छोटे भाई को ये बात समझा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं क्योंकि 1 मिनट बाकी है। तो यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आई है तो रिप्लाई दीजिए, आगे की कहानी हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? और कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।